नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रश्मि फ्लाई हाई में। मैं हूं आपके साथ रश्मि अग्रवाल। दोस्तों, हर रोज़ की तरह मैं कुछ नया करने की सोचती हूं और कोई नई स्टोरी आपके सामने ज़रूर लेके आती हूं। और मैं ऐसी स्टोरी लेके आती हूं जो सामाजिक मुद्दों से जुड़ी होती है, या फिर ऐसी स्टोरी जिसे अभी तक कानूनी जो पजामा पहनाया जा रहा है और सफलता उसमें नहीं मिल पाई है। इस तरह की स्टोरीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। और अपनी इसी कड़ी में आज मैं आ पहुँची हूँ निठारी गांव में। इस नाम को सुनते ही हो सकता है बहुत लोग चौकन्ने हो गए होंगे कि बहुत से लोगों को इसके बारे में पता है और बहुत से लोग हैं जिनको इस स्टोरी के बारे में, इस कहानी के बारे में नहीं पता है। दरअसल ये एक कहानी है एक अय्याश मालिक की और एक नर पिशाच आदमी की। अब आप सोच रहे होंगे मैं नर पिशाच भी कह रही हूँ, आदमी भी कह रही हूँ। दरअसल ये इंसान आदमी के रूप में नर पिशाच था और शायद है भी। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको इस स्टोरी के बारे में विस्तार से बताऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें आपको बता देती हूँ। मैं सबसे पहले अपने सहयोगी से कहूँगी कि आपको वो उस बोर्ड की तरफ दिखाए कि जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ी हूँ वो है नोएडा सेक्टर 31 ये जगह पड़ती है और निठारी गांव के नाम से ये जगह जानी जाती है। निठारी गांव का बोर्ड आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ इनके बारे में। जो निठारी गाँव है, ये देखिए, ये एक मेन रोड है। ये मेन रोड है और मेन रोड के राइट हैंड साइड में ये है D5 की कोठी निठारी गांव की। और अब मैं लेफ़्ट हैंड साइड में दिखाती हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड में आप देखेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड में आपको बिल्कुल पॉश कॉलोनी दिखेगी। हालांकि पहले राइट हैंड साइड में गांव पूरा हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पे काफ़ी बसाहट हो चुकी है। खैर, आपको बता देती हूँ निठारी कांड का जो मामला है ये आपका जनवरी 2007 में सामने आया था। और जब यकीन मानिए जनवरी 2007 में जब ये सामने आया था तब इस कांड ने पूरे देश को दहला कर रख दिया था। हर कोई इस कांड से डरने लगा था, यहाँ से गुजरने में डरने लगा था। फिलहाल मैं आपको इस कहानी की हर एक बारीकी, हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगी और आपको ले चलूँगी D5 कोठी के अंदर। और अंदर की मैं आपको हर चीज़ बताऊंगी जहाँ पर 17 मासूमों को मौत के घाट उतार दिया गया था। यही नहीं, उन मासूमों को शरीर को छत विछत करके वो नर पिशाच खाया करता था। कहाँ वो इस साजिशों को अंजाम देता था, क्या करता था उन शरीर के साथ, किस जगह पर करता था, फिर कहाँ फेंकता था, हर वो चीज़, हर वो दृश्य मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और हाँ, मैं आपको बता देती हूँ, जो भी कमज़ोर दिल वाले या फिर छोटे बच्चे आपके घर में हैं उन्हें आप ये वीडियो ना दिखाएं। तो चलिए चलते हैं निठारी कांड कोठी नंबर D5। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा आपसे कि मैं आपको उस स्पॉट पे ले चलूँगी जो कि कोठी नंबर D5 सेक्टर 31 नोएडा, जो नोएडा की सबसे बदनाम, खूंखार और सनसनीखेज कोठी है। जी हाँ, इस कोठी में 14 सालों से ना कोई आया है ना कोई गया है, ना यहाँ लाइट जलती है और ना ही कोई दिखता है। यहाँ तक कि इस कोठी की हालत ऐसी हो गई है कि लोग इसे, यहाँ की जो आम जनता है, लोग इसे हॉरर हाउस तक कहते हैं। अब ये हॉरर हाउस नाम इस कोठी का क्यों पड़ा, ये भी हम आपको कहानी में विस्तार से बताएंगे, लेकिन हमारी वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बता दूं, ये जो कोठी है D5, मैं कहूँगी अपने सहयोगी से आपको विजुअल दिखाएं अंदर का पूरा। ये जो कोठी है D5, कभी ये सेक्टर 31 नोएडा की सबसे आलीशान कोठियों में से एक होया करती थी, लेकिन अब ये कोठी जो है वो भूतिया बंगले में तब्दील हो चुकी है। करीब 14 साल से यहाँ कोई नहीं आया है, ये लंबे समय से बंद है। और आप देखिए चारों तरफ जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको अगर कोई मिलेगा तो वो है चमगादड़ों का बसेरा। उसके अलावा आपको यहाँ पर कोई नहीं मिलेगा। जगह जगह देखिए आप, मकड़ी के जाल तक आपको दिखेंगे। इतनी बुरी तरह से ये भूतिया रूप में तब्दील हो चुकी है। इस कोठी के सामने से दोस्तों लोग गुजरने से डरते हैं। आज भी उनका कहना है कि इस कोठी के सामने से जब हम गुजरते हैं तो एक अजब सी सिरहन पैदा होती है। अब हमारी ये मजबूरी समझ लीजिए कि हमें इस कोठी के अंदर आकर ये कवर करना पड़ रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों से कोई भी न्यूज़ छूटने ना पाए। दूसरी तरफ आपको बताएं कि ये कोई सामान्य कोठी नहीं है,
जैसा कि मैंने कहा था ये हॉरर हाउस है, हॉरर हाउस की है, मैं आगे आपको ज़रूर बताऊंगी दोस्तों। मैं बार बार कह रही हूँ ये कोठी 14 सालों से बंद है, यहाँ ना कोई लाइट जलती है ना कोई गेट खुलता है। अब आपको बताएं दरअसल ये कोठी किसकी है। ये कोठी के मालिक जो हैं उनका नाम है मोनिंदर सिंह पंधेर, जो बेसिकली पंजाब के रहने वाले हैं। मोनिंदर सिंह पंधेर की जो पूरी फैमिली है वो पंजाब से बिलोंग करती है दोस्तों, और वही इस कोठी के मालिक है। लेकिन अब मोनिंदर सिंह पंधेर जो है इस कोठी में नहीं रहते हैं। अब मोनिंदर सिंह पंधेर कहाँ रहते हैं ये भी हम आपको बताते हैं दोस्तों। दरअसल ये जो कहानी है इसकी शुरुआत जो होती है वो 2006 से होती है। इस कोठी का पूरा नज़ारा देखिए, हर तरफ झाड़ियों से ये कोठी ढक चुकी है, आपको प्रॉपर कोई चीज़ नहीं दिखेगी। तो जैसा कि मैं कह रही थी, इस दर्दनाक हादसे की शुरुआत जो है वो होती है 2006 से, लेकिन ये मामला देश और दुनिया के सामने आता है 2007 में। कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह पंधेर पंजाब के रहने वाले, लेकिन इनकी जो पूरी फैमिली है वो पंजाब में रहती है। लेकिन मोनिंदर सिंह पंधेर जो है वो यहाँ पर समय बिताने के लिए महीने में 1-2 बार यहाँ पे आया करते थे। अब मैं आपको बताऊं मोनिंदर सिंह पंधेर यहाँ क्यों आया करते थे जबकि उनकी पूरी फैमिली पंजाब में है। दरअसल मोनिंदर सिंह पंधेर के बारे में कहा जाता है वो शौकीन टाइप के इंसान थे। आप साफ लफ्जों में कह सकते हैं अय्याश आदमी, जो कॉल गर्ल्स को बुलाकर अपनी रातें बिताया करता था। फिलहाल आपको बता दें कि मोनिंदर सिंह अपनी अय्याशी के लिए आया करते थे। तो हुआ यूँ कि मोनिंदर सिंह पंधेर कॉल करके कॉल गर्ल्स को बुलाते थे, लेकिन एक ऐसी भी रात आई जब मोनिंदर सिंह पंधेर को कॉल गर्ल्स नहीं मिली। तब उसने किसका सहारा लिया? तब उसने सहारा लिया नर पिशाच आदमी जो इस कड़ी का अहम गुनहगार है, सुरेंद्र कोहली। सुरेंद्र कोहली एक कर्नल के यहाँ पर काम क्या करता था, कुक का, और वो कर्नल मोनिंदर सिंह पंधेर का दोस्त था। तो मोनिंदर सिंह पंधेर ने सुरेंद्र कोहली को अपनी कोठी पर काम करने के लिए रख लिया। अब जैसा कि मैंने बताया कि मोनिंदर सिंह पंधेर शौकीन आदमी था। एक दिन लड़की का इंतज़ाम नहीं हुआ तो उसने अपने नौकर सुरेंद्र कोहली से उसके लिए कुछ बंदोबस्त करने के लिए कहा। सुरेंद्र कोहली ने उसकी आज्ञा का पालन करते हुए बंदोबस्त कर दिया। अब इसी दौरान एंट्री होती है एक लड़की की जिसका नाम समाचार एजेंसियों के द्वारा, गूगल के द्वारा बताया जाता है पायल। उसकी एंट्री होती है, वो उसको लाया जाता है। अब जब पूरी रात बीत जाती है, लेकिन एक इसमें बीच में कड़ी तोड़ते हुए मैं आपको बताती हूँ। दरअसल मोनिंदर जिस कमरे में अय्याशी करता था उसके दरवाजे की फाड़ थी, यानी कि एक छेद था। उस छेद से सुरेंद्र कोहली हर रोज रात में झांक कर देखा करता था कि दरअसल मोनिंदर सिंह कर क्या रहा है, और वो उसको हमेशा उस रात को देखता था। और उस रात भी उसने वही किया जब उसने खुद वो लड़की को लाकर उसके कमरे में भेजा। दूसरे दिन मोनिंदर सिंह पंधेर को जल्दी निकलना था। वो उठा और उसने अपने नौकर से कहा कि तुम इस लड़की को ऑटो में बैठा के छोड़ाओ जहाँ से लेकर आए हो। और मोनिंदर सिंह पंधेर निकल गए। अब दरअसल ये हुआ कि मोनिंदर सिंह पंधेर के जाने के बाद सुरेंद्र कोहली ने उस लड़की से कहा कि जो मोनिंदर सिंह पंधेर तुम्हें दे रहा है वो मैं भी तुम्हें दूंगा। लेकिन उस लड़की ने सुरेंद्र कोहली को अपशब्द कहे, उसकी मर्दानगी के ऊपर कई सवाल उठाए। इससे सुरेंद्र कोहली को काफ़ी गुस्सा आ गया। सुरेंद्र कोहली ने गुस्से में उस लड़की का गला दबा दिया, गला दबा के उसे मार दिया। मारने के बाद उसके शरीर के साथ ज़बरदस्ती की। मैं ये जो चीज़ें आपको बता रही दरअसल ये मेरी कहीं भी नहीं है, ये सुरेंद्र कोहली जो नर पिशाच जो गुनहगार है उसके खुद के कबूले बयान है जो आप रिकॉर्ड्स में चेक कर सकते हैं। तो सुरेंद्र कोहली को गुस्सा आया, गला दबाया, मारा, लाश के साथ ज़बरदस्ती की, लाश को बाथरूम में लेके गया, उसके 3 टुकड़े किए। वो हमेशा 3 टुकड़े करता था, सर अलग, पाँव अलग, धड़ अलग। उसके बाद दरअसल मेरी जवान लड़खड़ा रही है बोलने के बाद, क्योंकि मुझे खुद एक अजीब सी सिरन पैदा हो रही है दोस्तों इस कोठी के सामने खड़े होने से। मैं खुद महसूस कर सकती हूँ, लेकिन ये मैं किसी आपको डराने के लिए नहीं कह रही हूँ। आप खुद सोचिए, जहाँ 17 मासूमों की मौत हुई हो तो कौन नहीं डरेगा उस जगह पर जाने से, और मैं भी एक इंसान हूँ। खैर, गला दबाने के बाद उसके जो छाती वाला हिस्सा है उसने काट कर कुकर में पका कर खा लिया। इसीलिए बार बार हम सुरेंद्र कोहली को नरपिशाच आदमखोर के नाम से संबोधित कर रहे हैं दोस्तों। उसके बाद से
उसका कहना था कि उसके बाद से उसके मुंह पे जो है ना वो इंसानों का खून लग गया। ये इसका पहला केस था जो उसने गुस्से में आके किया। लेकिन बाद में उसका जो नर प्रसाद जाग चुका था, उसने 15 दिन के बाद अपने शिकार बनाना लोगों को शुरू किया। और उसका शिकार जो होते थे वो 7 से करीबन 10-12 साल के बीच की लड़की या बच्चे भी हुआ करते थे। वो उसकी जो प्लानिंग होती थी वो ऐसे थी, वो टॉफ़ी लेके जाता था। और ये जो कोठी आप देख रहे हैं जो अभी बिल्कुल सुनसान और भूतिया बनी हुई है, इसी कोठी के जो ये बाहर का स्पेस है, यहाँ पर ही इसी गांव के जो बच्चे हैं वो आके खेला करते थे। उन्हीं बच्चों को वो सिर्फ शिकार बनाता था, टॉफ़ी लेकर आता, टॉफ़ी देता। बच्चे अगर और टॉफ़ी की डिमांड करते तो कहता अरे और चाहिए, भुला फिसला के वो कोठी के अंदर इस रास्ते से लेके जाता था। लेकिन अभी जब से ये केस हुआ 14 साल से, तब से यहाँ का जो ये मेन गेट है वो गवर्नमेंट ने बिल्कुल लॉक कर दिया, बंद कर दिया है। तो अब वह जब बच्चे अंदर चले जाते थे तो बच्चे कभी वापस नहीं आते थे। वो वही करता था जो उसने पायल के साथ किया था, सेम चीज़, गला दबाता था, लाश के साथ बदसलूकी करता था, ज़बरदस्ती करता था। उसके बाद बाथरूम में ले जाता था, 3 टुकड़े करता था, सर अलग पैर अलग और धड़ इसको पका कर खा जाता था। ऐसा करके उसने करीबन 17 मासूमों को मौत के घाट उतार दिया। अब दोस्तों आप ये जो किस्सा जब लोगों के सामने आया, कैसे आया, अब हम इस मुद्दे पे बात करते हैं। दरअसल पायल के फादर जिनका नाम है नंदलाल, जब पायल घर नहीं पहुंची तो नंदलाल ने इसकी इंक्वायरी की, खोजबीन की, पुलिस के पास गए। लेकिन पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। पुलिस का कहना था कि भाई 14 साल की लड़की है, जवान लड़की है, किसी फ्रेंड के साथ चली गई होगी, आ जाएगी। तो पुलिस इस पर कुछ भी तहकीकात नहीं करना चाह रही थी। लेकिन पायल के पिताजी ने ठान लिया था कि वो अपनी बेटी को ढूंढ कर रहेंगे। उन्होंने खुद सबूत इकट्ठा करना शुरू किया और उतर गए रोड पे पूछताछ की। पूछताछ करते वो उस ऑटो रिक्शा वाले तक पहुंच गए जिसने पायल को इसी कोठी, इसी मेन गेट से पायल अंदर गई थी D5 यहाँ पे छोड़ा। उस ऑटो रिक्शा वाला ने नंदलाल यानी पायल के पिता को बता दिया। अब उसके बाद रिक्शा वाला ने ये भी कहा कि मैंने खुद यहाँ पे छोड़ा, उसने मेरे पैसे भी नहीं दिए थे। पायल ने कहा था वो अंदर से आके दे रही है, लेकिन मैं 20-15 मिनट तक यहाँ इंतज़ार किया, वो नहीं आई। तो मैंने डोरबेल बजाया, डोरबेल से एक आदमी बाहर आता है, इसी गेट से आदमी बाहर आता है और जो था सुरेंद्र कोहली, वो आता और कहता है वो तो चली गई। जबकि रिक्शा वाले ने कहा मैं तो 15 मिनट से यहाँ खड़ा हूँ, बाहर आई तक नहीं है। लेकिन उसने कहा मैंने कहा ना वो चली गई। रिक्शा वाला चुपचाप वहाँ से चला जाता है। ये सारी कहानी उसने पायल के पिताजी नंदलाल को बता दी। अब पायल के पिता को ये पता चल चुका था कि मेरी बेटी आखिरी बार यहीं आई है और यहीं से गायब हुई है। उसने ये सारी चीज़ें लेकर कोर्ट के पास पहुँचे। कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिए कि इसकी तफ्तीश की जाए। कोर्ट के आदेश मिलने के बाद पुलिस दबाव में आ गई और उन्होंने अपनी तफ्तीश शुरू की। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पुलिस इस केस से अपने आप को दरकिनार कर रही थी, क्योंकि मनिंदर सिंह पंदेर बहुत रिच इंसान था। उसके बड़े बड़े लोगों से उठना बैठना था। बड़े बड़े अफसर इस कोठी में आकर दारू पिया करते थे और ये सुरेंद्र कोहली भी देखा करता था। तो खैर, लेकिन दबाव इतना पड़ा क्योंकि पायल इकलौता केस नहीं थी। उसके बाद एक के बाद इसी गांव से बच्चों का रहस्यमय तरीके से गायब होना, वो भी D5 के बाहर से। इस तरीके के दबाव पड़ने के बाद अंत में पुलिस ने डिसाइड किया इस कोठी के अंदर जाकर तफ्तीश करने की। इसी कोठी के अंदर जो आपको बिल्कुल भूतिया लग रही है, झाड़ों से ढकी हुई है, तफ्तीश करना स्टार्ट किया। मैं जिस कमरे की बात कर रही थी जहाँ पर वो अय्याशी करते थे, वो यही कमरा है। ठीक, मैं अपने सहयोगी से कहूँगी आपको जूम करके दिखाइए। वही कमरा है जो आप देख रहे हैं, झाड़ों से डर गया। बीच में एक पेड़ की टहनी दिख रही है और उसी के ठीक बगल में बाथरूम है जहाँ पर वो ले जाकर बॉडी को काट कर, और बगल में किचन है, वहाँ पर पकाकर खाया करता था। तो जब पुलिस इस कोठी के अंदर गई तो उन्हें पहले तो कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जब पुलिस अंदर गई तो लोगों की साहस, बड़ा हिम्मत आई। उसी में से एक आदमी थोड़ा सा अंदर की तरफ जाता है। अंदर की तरफ जाता है तो वो देखता क्या है, इस कोठी के पीछे एक बड़ा सा नाला है, जो कि यहाँ पे हर कोठी के पीछे होता है। गंदा नाला, बड़ा नाला। वो उस नाले में क्या देखता है, कुछ अजीब सी चीज़ें देखता है। वो देखता है उस नाले में पैकेट रखी हुई है। उसको थोड़ा सा शक सा होता है और वो ऑफिसर से कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। ऑफिसर कहता है तो ज़रा निकाल के देखो।
जब वो वहाँ पे जाता है उस पैकेट को किसी लकड़ी के सहारे से, मैं जिस नाले की बात कर रही हूँ ये वो नाला है, ठीक, जो कि अभी झाड़ों से ढक गया उसके पीछे, लेकिन जो बड़ा सा होल आप देख रहे हैं वही नाला है। अच्छा, तो मैं जो बता रही थी, जब वो पैकेट निकालता है दोस्तों, मेरी जवान लड़खड़ा रही है। सोचिए मुझे बोलने में 14 साल बाद ये जगह पे आके बताने में मेरी जवान लड़खड़ा रही है, तो सोचिए उस वक्त जो लोग मौजूद हुए होंगे उनकी क्या मनोदशा रही होगी। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जब पैकेट निकाली जाती है तो पैकेट के अंदर से बच्चे का सर और पाँव मिलता है, लेकिन धड़ नहीं मिलता है। ये देख के वो ऑफिसर के हाथ पैर कांप जाते हैं और स्टार्ट हो जाती है तफ्तीश जोरों शोरों से। टीम बुलाई जाती है, नाले साफ़ करने के लिए लोगों को बुलाया जाता है और नाले में उतारा जाता है। जब नाले में उतारा जाता है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, ऐसी करीबन 40 पैकेट पॉलीथीन, वो भी ब्लैक या फिर वाइट कलर की निकलती है। और जब उन पैकेट्स को खोला जाता है तो उन पैकेट्स में वही सेम चीज़, बॉडी का सर, पैर, धड़ नहीं। अब इस पर पुलिस वालों को ये क्लियरेंस तो हो जाता है कि बच्चे जो गायब हुए थे D5 से हुए थे, D5 के अंदर जाके अंजाम दिया गया था। लेकिन अब इस बात की तफ्तीश हो रही है कि आखिर धड़ कहाँ गया, क्योंकि पानी में अगर भारी चीज़ बह गई तो फिर ये चीज़ें कैसे रह गई। अब इस बात पे तो पहले वो सोचे कि तस्करी का मामला होगा, लेकिन बाद में ये सब चीज़ हट गई। फिर जो भी तफ्तीश थी तेज हुई। अंत में दोस्तों मोनिंदर सिंह पंधेर टूटा और उसने अपना गुनाह ये कबूल किया कि मैं सिर्फ कॉल सेंटर की लड़कियों को बुलाता था अपनी अय्याशी के लिए, पैसे देने के लिए, लेकिन मैंने किसी का शोषण नहीं किया है, ख़ास तौर पर किसी बच्चे या बच्ची का तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद चलिए मोनिंदर सिंह पंधेर ने अपना गुनाह कबूल किया, लेकिन वहीं अब बात आती है, अगर ये बात है तो फिर ये लाशें ये इसे किसने अंजाम दिया, ये कौन थे, क्या, इन सब चीज़ों पर सवाल उठने लगे, हर जगह प्रदर्शन होने लगे। अंत में फिर सुरेंद्र कोहली से जब पूछताछ की गई, उसे बोला गया कि मोनिंदर सिंह पंधेर ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कहा है, उसे सच उगलवाने के लिए। तब करीबन 1 हफ्ते के बाद सुरेंद्र कोहली भी टूटा और सुरेंद्र कोहली ने गुनाह कबूल करते हुए ये सारी ऐवानियत जो मैंने अभी आपको स्टोरी के रूप में बताई, उसने खुद कबूल की। उसने बताया कि मैंने इस स्टोरी को इस तरीके से अंजाम दिया। दोस्तों ताज्जुब की बात यह है कि उसने जो अंजाम दिया जो भी है उस पर करीबन 17 केसेस बनते हैं, क्योंकि जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो उसमें सर के बिना पर, क्योंकि 17 सर पाए गए थे बॉडी के, तो सर के बिना पर यह चीज़ क्लियरेंस हो गई थी फॉरेंसिक रिपोर्ट में कि ये 17 बॉडी है, बच्चे की है, बच्ची की है, ये क्लियरेंस हो गया था। तो उस बिना पर उस पर 17 केस दायर किए गए। अब 17 केस दायर होने के बाद करीबन 12 केस में सुरेंद्र कोहली को फांसी की सज़ा सुना दी गई है। लेकिन जब 13वें केस की सुनवाई हुई, जो कि आज से 2-3 दिन पहले, उसमें कोर्ट ने उसे बरी कर दिया है। अभी भी सुरेंद्र कोहली पर 4 केसेस पर सुनवाई होनी बाकी है। अब मैं आगे बढ़ते हुए आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि जैसे मैं हमेशा अपने देश के संविधान की बात करती हूँ, मैं संविधान की इज्जत भी करती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ सवाल है जो हमारे संविधान पर उठते हैं और उठना भी वाजिब होता है। आप सोचिए, सुरेंद्र कोहली जो नरपिशाच आदमखोर, उसने खुद गुनाह कबूल किया, उसके बाद भी इस केस को सॉल्व होने में 14 साल का समय लग चुका है और अभी पता नहीं और कितने साल लगने हैं। और उसमें से भी 13वें केस में वो बरी हो चुका है, हालांकि 12 केस में फांसी भी हो गई है। तो मुझे यही कहना है कि जब अगर कोई गुनहगार खुद ये गुनाह कबूल कर रहा है तो फिर न्याय मिलने में देर किस बात की। न्याय मिलना, क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट है आज हमारे देश में, तो क्या इस पे जल्द से जल्द फांसी नहीं दी जा सकती? दी जा सकती है। जाते जाते एक बार फिर आपको मैं D5 सेक्टर 31 नोएडा लास्ट फ़ोटोज़ दिखा रही हूँ। यही कोठी D5 जो भूतिया बन चुकी है, हर किसी के मन में सिरहन है। दोस्तों मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ पर अगर कोई लोग अगर बोलने के इच्छुक होते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे डरते हैं बोलने से, अगर कोई भी यहाँ पे मुझे मिलता है जो इस कोठी के बारे में मुझसे बात करना चाहता है या बताना चाहता है, तो मैं कोशिश करूँगी कि वो बताए कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। हम कोशिश करेंगे किसी से बात करने की, क्योंकि ज़ोर ज़बरदस्ती मैं नहीं कर सकती, सबके मन में डर है। तो आइए कोशिश करते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे एक फ्रूट वाला बैठा है,
जो कि वो इसके बारे में शायद थोड़ी बहुत जानता होगा, क्योंकि यहाँ पे बैठा है। तो D5 के बारे में ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने नहीं सुना होगा। तो सबसे पहले हम इन्हीं से पूछने की कोशिश करते हैं। भैया एक बात बताना, अभी मैंने आपसे एड्रेस पूछा था D5 का, ये D5 कोठी है। आप इसके बारे में, जो कोठी है, कोठी के बारे में आप कुछ भी जानते हैं तो बताइए। कुछ मालूम नहीं मैम, कुछ भी नहीं मालूम? मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं अभी यहाँ आया हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। अच्छा, चलिए, इनका कहना है कि ये यहाँ पर नए आए हैं, तो इन्हें इस कोठी के बारे में कुछ नहीं पता है। तो हम किसी और से भी ट्राई करेंगे, हमें दिखता है। चलिए, क्योंकि यहाँ पे लोकल होता है तो मैं कोशिश करती हूँ जो ज़मीनी स्तर पे लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनसे बात करने पे ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि किसी और से भी बात करती हूँ। तो ये बाइक वाले भैया एक हमें दिखे, इनके हाथ में गुलाल है, होली का दिन है। भैया एक बात बताइएगा, आप क्या यहीं के रहने वाले हैं, लोकल? यही का रहने वाले, हमारा गांव तो बंगाल का है। अच्छा। तो हम यहाँ काम करने का है। चलिए, मैं आपको बताऊं, मैं भी बंगाल से हूँ। तो फिलहाल तो यहीं रहते हैं ना? यहाँ रिझारी में रहते थे। ये जो कोठी है D5, इसके बारे में जानते हैं? नहीं, इससे बाद में मैंने आया, इसका कांड मैंने सुना है। आप थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए। मैं कह रहा हूँ इसका कांड जो हुआ था मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं। जी बिल्कुल। लोगों का जो मुंह में जितना सुना बस उतना ही बता क्या सकता सुना हूँ। बस उतना ही बताइए। ये जो बच्चे करते थे, एक धोबी का बच्चा था, हाँ। इसी का चक्कर में भी पकड़ा गया, बस इतना ही जानता हूँ मैं। अच्छा, सुरेंद्र कोहली का नाम सुना है, जो यहाँ काम क्या करता था? नहीं, इसका इतना पता नहीं मुझे। बस इतना सुना है, यहाँ पे बच्चों को मारा गया। हाँ। चलिए, धन्यवाद। तो अभी हमने इनसे बात की, ये क्योंकि यहाँ के बेसिकली रहने वाले नहीं है, लेकिन इन्होंने भी इस बारे में सुना है। तो ठीक है, हमने कोशिश की जानने की, लोगों से बात करने की, क्योंकि आप देख सकते हैं दोपहर का समय है, लोग भी काफ़ी कम है कि मैं किसी से जाकर बात करूं। बट दोस्तों, तो उम्मीद करती हूं कि आपको आज की मेरी ये जो कहानी है, जो रियल स्टोरी है, आपको अच्छी लगी होगी। और इस कहानी को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिएगा, ताकि जो सुरेंद्र कोहली अभी भी बचा हुआ है, जो जेल की रोटियां तोड़ रहा है, वो फांसी के फंदे पर जल्द से जल्द लटक सके। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय हिंद।